हेलो गाइस, इस टाइम हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा। तो इस व्लॉग में जितने भी नॉर्थ गोवा के जो भी टूरिस्ट पॉइंट है वो मैं सभी आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें काफ़ी सारे बीचेस है और जो है फोर्ट है और गोवा का मार्केट जो भी है वो सभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला। और तो और काफ़ी कम बजट में गोवा कैसे घूमे ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ गोवा में जो टूरिस्ट के साथ जो भी स्कैम होते हैं तो उस स्कैम से आपको कैसे बचना है ये इस वीडियो में मैं बताने वाला। तो इस व्लॉग में मैंने गोवा जाने के प्लानिंग से लेकर तो गोवा से वापस आने का पूरा सफ़र मैंने इस व्लॉग में कवर किया है। आप भी नॉर्थ गोवा देखने का प्लान बना रहे तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए। तो लेट्स गो स्टार्ट जर्नी। सो फ्रेंड्स, यदि आप बैचलर हो तो गोवा जाने से पहले आपको दो प्रॉब्लम आती है। उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो अब्बा नहीं मानेंगे, और दूसरा प्रॉब्लम है बजट। तो फाइनली गाइज हम घर वालों को कन्विंस करके निकल पड़ते हैं गोवा की तरफ। तो बाय ट्रेन से हम गोवा जा रहे हैं। गोवा आने के लिए गाइज आपके पास मेनली 4 रास्ते हैं, अपनी प्राइवेट कार, बस, रेलवे या फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दाबोली काफ़ी करीब पड़ेगा। हम तो बाय ट्रेन ही जा रहे हैं। हमने मलकापुर से मडगांव तक का टिकट पहले ही निकाल के रखा था क्योंकि बाद में परेशानी ना हो। गाइज हमारी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी पर सफ़र में कोई बोर ना हो इसलिए हम कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट करते बैठते थे। जोक्स वगैरह, किसी पे एक दूसरे पे टॉन्टिंग करना, ये सब चालू था। हमारी ट्रेन जहाँ भी रुकती थी वहाँ पे हम नीचे उतर के अपना एंजॉयमेंट चालू कर देते थे क्योंकि हमारी ट्रेन वैसे भी 4 घंटा लेट चल रही थी तो काफ़ी बोर हो चुके थे हम ट्रेन में बैठ। हॅलो फ्रेंड्स, फायनली आम्ही गोव्यात पोहोचलो आहे थ्वीमला। तो फाइनली गाइस हम थ्वीम पे पहुँच चुके हैं और आपको नॉर्थ गोवा देखना है तो आपको भी थ्वीम पे ही उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो भी टूरिस्ट पॉइंट है नॉर्थ के वो सभी करीब पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम जाएंगे कैलंगुट क्योंकि वहाँ पे हमारा रेसिडेंस है तो चलते हैं। यहाँ से लोकल बस से हम पहले तो जाएंगे थ्वीम से मापुसा और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से टैक्सी करके भी जा सकते हैं। वैसे तो मापुसा थ्वीम से सिर्फ 9 किलोमीटर ही है पर वहाँ जाने के लिए आप कम से कम बस से गए तो आधा घंटा लगता है। प्राइवेट टैक्सी से गए तो आप 15 या 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो गाइज मापुसा से हमें दूसरी बस पकड़ के जाना पड़ता है कैलंगुट क्योंकि कैलंगुट पे हमारा रेसिडेंस है। तो फाइनली गाइज हम पहुँच जाते हैं कैलंगुट जहाँ पे हमारा रेसिडेंस है। तो गोवा जाने से पहले ही हमने इस घर की ऑनलाइन बुकिंग करके रखी थी उस मालिक से कॉन्टैक्ट करके, और आप भी ऐसा ही करें, घर से ही ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। गाइस गोवा में आप किसी होटल में रुकते हैं तो आपको पर डे का चार्जेस कम से कम पर पर्सन 1500 तो 2000 आएगा, जो कि यहाँ पे हमें सिर्फ 250 रुपये पर पर्सन 1 डे का चार्जेस आ रहा है। हमने अगले 3 दिन के लिए घर बुक करके रखा है। वैसे तो इस 2 BHK घर का पर डे का जो रेंट है वो 2300 रुपये, मतलब 30 रुपये। तो अभी अपने हॉल को देखा, मतलब बहुत ही पॉश और पूरा साउंड सिस्टम लगा के बनाया गया हॉल है। अभी हम दिखेंगे किचन। किचन में फ्रिज वगैरह, गैस भी, पूरा का पूरा सामान रखा हुआ है किचन का, जो कि आप यहाँ पे नाश्ता भी बना सकते हैं। दूसरी साइड में है कि दूसरा AC बेडरूम है। ये AC बेडरूम में और अब मार्च महीना चालू है, इसके बाद में ये अप्रैल में काफ़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो हमें AC की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो AC भी इस घर में लगाई हुई है। और साइड में देखेंगे टॉयलेट बाथरूम भी है। और ये अभी देखेंगे दूसरा बेडरूम। देखिए दूसरा बेडरूम भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, अच्छा है, स्पॉश है। देखिए ये फ्रेम देख सकते हैं, ये वहाँ के लॉर्ड बुद्धा की फ्रेम है और यह हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी फ्रेम लगाई हुई है यहाँ पे। और ये घर हमको भी काफ़ी पसंद आ चुका है, मतलब हम सभी को पसंद आया हुआ है। और इसका इंटीरियर डिज़ाइन इतना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, और इतने कम रेट में घर मिलना काफ़ी मुश्किल है गोवा में। तर मित्रांनो आता आपण चाललो आहे स्कूटी रेंटवर घेण्यासाठी। पूरी नाइट का रेस्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे स्कूटी लेने। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका लाइसेंस दिखाना पड़ेगा और आपका कोई ID प्रूफ वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि स्कूटी के रेंट यहाँ पे कम ज़्यादा होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से। अब हम मार्च में आए तो हमको 350 में पड़ी है
यदि आप 4 व्हीलर रेंट पे लेना चाहते हैं तो उसका 1 डे का चार्जेस 1200 या 1200 से ऊपर ही है। तो हम लोग 8 लोग थे, तो हमने 4 स्कूटी रेंट पे ली है। तो स्कूटी लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है ये भी देखेंगे। सबसे पहला तो स्कूटी को कोई डैमेज तो नहीं ना, ये सब देखने का है। यदि होगा तो उस ओनर को अभी क्यों भी दिखा देना। तो बाद में क्या होता है कि आप घूम के आते हो और घूम के आने के बाद वो मालिक आपसे शिकायत करता है कि यहाँ पे स्क्रैच हुआ है, भले ही आपसे ना हुआ हो तो उसका आपको उसका फ़ाइन भरना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आपको स्कूटी का वीडियो पहले ही निकाल के रखने का है और उस मालिक से भी बता देने का यार इस गाड़ी को यहाँ पे डैमेज है, और क्योंकि बाद में इसका प्रॉब्लम ना हो। तो आपने ये सब नहीं किया तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो स्कूटी लेते समय ये सब बातें ध्यान में रखें, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। और एक बात, जो आप स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं उसकी जो नंबर प्लेट है वो येलो कलर की होनी चाहिए, मतलब ऑल इंडिया परमिट की होनी चाहिए। और जो वाइट नंबर प्लेट होती है वो लोकल के लोगों के लिए होती है, वो स्कूटी को हम यूज़ नहीं कर सकते। यदि हम उसको यूज़ करते तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, क्योंकि वो स्कूटी हमारी है, वो गाड़ी हमारी है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता, तो हमें पुलिस वाले आराम से पकड़ लेते। तो फ्रेंड्स, हम निकल पड़ते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है बागा बीच, उसकी तरफ। वैसे तो कालिंगुट बीच यहाँ से काफ़ी करीब पड़ता है, पर हम उसको बाद में देखेंगे। तो कालिंगुट से बागा जाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। स्कूटी चलते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे पहला है कि आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखना है। दूसरा है कि जो हेलमेट दिया हुआ है उसको पहन के ही स्कूटी चलानी है। और तीसरा है कि आप ड्रिंक करके स्कूटी नहीं चला सकती। यदि ड्रिंक करके स्कूटी चलाते तो आपको काफ़ी तगड़ा फाइन लगेगा। मैं आपको कुछ शॉपिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। साइड में काफ़ी सारे कपड़ों की दुकान से टैटू वगैरह बनवाना है तो वो भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको हर चीज़ के दुकान मिलेंगे। तो फाइनली गाइस, हम बागा बीच पे आ चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग है और पार्किंग के हमें 50 रुपीज़ पर स्कूटी पे चार्ज करना पड़ा। अब यहाँ से हम जाते हैं बीच की तरफ। अगर आपको खाना खाना है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बट यहाँ के रेट जो है बहुत हाई है। बागा बीच पे आप बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसमें आप पैरासेलिंग कर सकते हैं, जेट्स की राइड कर सकते हैं, बनाना राइड्स कर सकते हैं, बम्पर राइड है, स्पीड बोट राइड है, स्कूबा ड्राइविंग है। यदि आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो इन सभी एक्टिविटीज़ आपको सिर्फ 1300 से 1500 के दरमियान सब हो जाएगी। वैसे तो ये बीच काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं, वीडियो निकाल सकते हैं। मतलब ये काफ़ी बढ़िया बीच है उस हिसाब से। और एक बात, आपके सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम भी बैठी रहती है जो आपको ऑन करती है कि आगे मत जाइए, पानी का बहाव तेज़ हो रहा है, ये सब बता। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट होने के बाद यहाँ पानी में डुबकियाँ लगाते हैं और यहाँ से अब निकल पड़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। बट पानी में डुबकियाँ लगाने से काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो हम चले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। सब लोगों को भूख लगी तो सभी ने खाना खाया और अभी हम यहाँ से निकल पड़ते हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था अंजुना बीच, जो कि बागा बीच से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हम में से एक बंदे के लाइसेंस का इशू था और हमें डर था कि कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले, और वही एग्जैक्टली वही भाई ये पुलिस वाले ऐसी जगह पे खड़े थे ना, मतलब भाई दिखता ही नहीं था आगे का, अचानक से टर्न पे खड़े रहते थे। भाई ये पुलिस वाले हर एक टूरिस्ट के गाड़ी को रोकते, यदि लोग वो भी पूरे के पूरे रूल फॉलो किए होंगे फिर भी रोकते। यदि लोकल का कोई भी आदमी बंदा हो तो उसे छोड़ देते। भाई हमने तो लाइसेंस का जुगाड़ कर दिया, हमारा तो हो गया, बाल बाल बच गया रे देवा। पर हमारे सामने जो दूसरी गाड़ी पकड़ी गई थी, भाई वो बंदा तो सीधा हाथ जोड़ रहा था, ये आप देख सकते हो पुलिस वाले से सीधा का सीधा हाथ जोड़ रहा है। तो इसीलिए आपको आपके लाइसेंस साथ में रहना चाहिए। और दूसरा है कि आपको वहाँ के जो रूल्स हैं वो सभी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये देखो भाई, ये बंदा तो काफ़ी लंबा कटा हुआ है, पुलिस वाले मान ही नहीं रहे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग कर। भाई ये सब होने के बाद हम चल पड़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्पॉट है अंजुना बीच, उसकी तरफ। अंजुना बीच भी देखने में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा था, बट इस बीच पे ब्लैक रॉक बहुत था।
तो यहाँ पे स्विमिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और रिस्की भी था। ये रॉकी बीच होने के कारण यहाँ पे जो भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ थी ये बाकी के बीच के कंपेयर में कम थी। और तो इस बीच की एक खासियत थी कि उस पर मिलने वाले कलरफुल स्टोन। अंजुना बीच पे ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम निकल पड़ते आगे वैगेटर बीच की तरफ, क्योंकि वैगेटर पे हमें सनसेट देखना था। वैगेटर से सनसेट काफ़ी बढ़िया दिखता है, तो वो व्यू देखने के लिए हम वैगेटर की तरफ निकल पड़ते। तो फ्राइडे का दिन था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है, ये भी हमें देखना था। तो हम चल पड़ते वैगेटर बीच की तरफ। भाई टॉप व्यू से वैगेटर बीच ऐसा दिखता है, बहुत ही सही बीच है देखने के। ये बीच भी काफ़ी साइलेंट और साफ़ सुथरा है। यहाँ पे भी आप स्विमिंग कर सकते हैं, बाकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बीच पे भी सभी वाटर एक्टिविटी चलती है, तो आप भी यहाँ भी वाटर स्पोर्ट खेल सकते हैं सभी के सभी। भाई वैगेटर बीच के ऊपर हर एक के अंदर का बचपना जाग उठता है। बंदा क्या बना रहा है ये भी उसको पता नहीं रहता। और वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स को वॉलीबॉल खेलता देखते हुए हमारे अंदर का भी वॉलीबॉल प्लेयर जाग उठता है और हम भी उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो भाई इस बात से साबित हो जाता है कि स्पोर्ट एक दूसरे को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फाइनली हमने सनसेट तो देख लिया था। भाई मोबाइल का स्टोरेज फुल हो रहा था और हमारे भाई लोगों का फ़ोटो खिंचवाना बंद ही नहीं हो रहा था। दिन भर काफ़ी मौज मस्ती करके अब हम थक चुके थे। अब हम निकल पड़ते हैं हमारे रेसिडेंस की तरफ। भाई रात को हम आराम करके दूसरे दिन हम निकल पड़ते हैं कैंडोलम की तरफ। सो कैंडोलम में हम कैंडोलम बीच देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद अगवाड़ा फोर्ट देखेंगे। और आप ये जो देख रहे हैं कैंडोलम, ये कोई सिटी नहीं है, ये एक विलेज है। ये है कैंडोलम की ग्राम पंचायत जो दिखाई दे रहे हैं अभी। मतलब हमारे इधर के सिटी से भी कई डेवलप है उधर के विलेजेस। सो कैंडोलम बीच को हम स्किप करते हुए हम निकल पड़ते अवगाड़ा फोर्ट की तरफ। यदि बाद में आते टाइम देखेंगे इस कैंडोलम बीच को, तो अभी आते हैं हम अवगाड़ा फोर्ट। यहाँ पे भी आपको पार्किंग के 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। किले के अंदर जाने से पहले आपको वहाँ पे टिकट निकालना पड़ता है। इंडियन लोगों के लिए यहाँ पे टिकट 25 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है बाय पर्सन। तो चलिए टिकट निकालते हैं। ये लो, मैंने आज टिकट निकाल ली। अब चलते हैं फोर्ट के अंदर। फोर्ट ये फोर्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। ये अपर फोर्ट है और दूसरा है कि लोअर फोर्ट। अब हम जा रहे हैं अपर फोर्ट पे। ऊपर से ऐसा व्यू दिखता है इस किले का। साइड में ही अरेबियन सी है। तो ये काफ़ी बढ़िया फोर्ट है। पुर्तगालियों ने इसे बनाया था। इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने 1612 में किया था। इस किले की पूरी हिस्ट्री वहाँ पे लिखी गई है। वहाँ पे इस किले का नक्शा भी दिखा है। अब हम आते हैं अंदर। यहाँ पे आपकी फिर से टिकट चेकिंग होती है। यहाँ पे आपका टिकट दिखाकर आपको अंदर छोड़ते हैं। तो आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर जाता है और एक वैसे साइड में जाता है। जैसे ही आप राइट साइड से अंदर आते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्रेम दिखेगी। उसमें गोवा के जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनकी तस्वीरें लगाई हुई है। अब अंदर आते हैं हम किले के। तो अंदर आने के बाद हमको यहाँ भी किले का और एक नक्शा दिखेगा। वहाँ पे भी इस किले के अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है, ये भी देख सकते हैं आप। अब आप साइड व्यू से किले को देखें। एक साइड से पूरा समंदर आपको दिख रहा है, अरेबियन सी दिख रहा है। और उसी के थोड़े अंदर, किले के अंदर, ये जो वाइट वाला आपको जो बुरुज दिख रहा है वो है लाइट हाउस है। मतलब उस ज़माने में इसका यूज़ किया जाता है लाइट हाउस की वजह से। 1976 से इसका यूज़ अब बंद किया गया है, जो कि पुर्तगालियों ने बनाया था 1612 में। वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट की। लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। तो प्रतीक भाई हमारे वो काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग करना चाहते थे, तो थोड़ी देर के लिए माइक हम उनके हाथ में दे रहे हैं।
फोर्टवर येऊन अगोडा फोर्ट गोवा या ठिकाणी येऊन कसं वाटतंय त्याबद्दल 2 शब्द बोला. पहिली गोष्ट इतकुसा तो फ्लोट आहे याच्यापेक्षा आपल्या कॉलेज मोठं आहे. मत आहे की यांना हा फोर्ट आवडलाच नाहीये आणि त्याबद्दल तर आपण सेल्फी घेणारे मित्रवर्ग यांच्या थैंक्स फॉर कैप्चरिंग अस. या अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अब हम चल पड़ते हैं लोअर फोर्ट की तरफ. ये देखिए लोअर फोर्ट बहुत ही बढ़िया है और लोअर फोर्ट को लग के ही सिंकोरियम बीच है. ये भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है. अब हम चल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट कैंडोलिम बीच की तरफ. ये भी काफ़ी बढ़िया बीच है. आप जब भी गोवा जाएंगे तो इस बीच को भी ज़रूर देखें. हमारा आखिरी वाला एक बीच जो रह गया था वो था कैलिंगुड बीच. वो हमारे रेसिडेंस के काफ़ी करीब था तो हमने इसको पीछे रखा था. तो अब हम आ गए कैलिंगुड बीच पे. थोड़ा टाइम यहाँ पे फ़ोटो शूट किया और उसके बाद में हमने पानी में थोड़ी सारी डुबकियाँ लगाई और शाम होने ही वाली थी. सनसेट देखने के लिए वहाँ पे वेट करते रहे. वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम वीडियोग्राफी करते बैठते. कैलिंगुड बीच की रात की रोशनाई हर एक टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है. वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के पब्स बहुत लाइट से जगमगाते हुए दिखते हैं और वहाँ पे नाइट के लिए फ़ोटो शूट करना भी काफ़ी बढ़िया है. अब हम चलते हैं गोवा के स्पेशल काजू मार्केट में. यहाँ पे काजू काफ़ी सस्ता मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह से. यहाँ पे आपको 350 kg से 600 रुपये kg तक के काजू और उसके साथ कुछ स्पेशल स्वीट भी खरीद सकते हैं. तो ये काफ़ी फेमस है गोवा में. गोवा में दूसरा मार्केट भी काफ़ी बड़ा लगता है. इसमें कपड़े, चप्पल्स वगैरह, बाकी होम डेकोरेशन का सामान, ये सभी मतलब हर चीज़ वहाँ पे मिलती है. बट गोवा का ये मार्केट भी काफ़ी महंगा है तो आपकी जेब कब खाली होगी ये भी आपको पता नहीं चलेगा. फाइनली गाइज हमें रिटर्न निकले. तो फाइनली गाइज हम रिटर्न निकल पड़े. बट प्रॉब्लम ये है कि जो जिस रूट से आए थे उस रूट से जाना नहीं पड़ता. हमें जाना पड़ता है अब यहाँ से पंजिम और पंजिम से वास्को द गामा रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन लगने वाली थी. तो अब हम यहाँ से निकल पड़ते हैं पंजिम की तरफ. तो कैलिंगुड से पंजिम जाने के लिए आपको वहाँ से बस मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम आते हैं पंजिम. पंजिम गोवा का कैपिटल भी है और वहाँ से पंजिम से हमें जाना था वास्को द गामा जहाँ पे 3 बजे हमारी ट्रेन थी. तो पंजिम से वास्को द गामा जाने के लिए जो ये बस थी वो एक पूरी AC बस थी जिसकी सीट अरेंजमेंट भी काफ़ी बढ़िया थी. हर किसी को बाहर का नज़ारा दिखता था. जैसे ही हम पंजिम से वास्को द गामा की तरफ निकल पड़ते भाई बीच में रोड्स, ब्रिजेस, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तो काफ़ी मज़ा आता है भाई. ऐसा लगता है कि हम भारत देश में नहीं है, कई दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं. इतना बढ़िया है भाई हमारे देश में भी. और तो साइड का जो भी नेचर का नज़ारा था वो भी काफ़ी बढ़िया था. मतलब हम फैन हो गए भाई गोवा के. तो फाइनली गाइस हम वास्को द गामा रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं. यहाँ से हम हमारे टिकट निकालने वाले. मेरे आपसे एक सजेशन होगा कि आप भी रिटर्न का रिजर्वेशन टिकट निकाल के रखिए क्योंकि बाद में वापस आने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है. तत्काल में टिकट अवेलेबल नहीं रहती तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है. तो फाइनली गाइस बाय बोलने का टाइम आ चुका है. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. ये व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा. धन्यवाद.